हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। तो गाइज हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी में से। तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड आर्टिकल्स के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं गाइज, अमेंडमेंट्स एंड आर्टिकल्स में से हमेशा पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड आर्टिकल्स के बारे में, जिनमें से काफ़ी चांसेस है कि आने वाले पेपर में इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, in which of the following amendment education and population control shifted to the concurrent list? एक बार हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन में शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है या फिर कर दिया गया था? तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है एजुकेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल को जो है शिफ्ट कर दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और डिटेल में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑल्सो नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है बट अब ये पेपर में नहीं पूछ जाता। अब गाइस इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस किए गए, ये है इंपॉर्टेंट। तो अब पढ़ेंगे हम उन पॉइंट्स को कौन कौन से जो है इसमें चेंजेस किए गए। तो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एजुकेशन, वेट एंड मेजर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्टेड टू द कंकरेंट लिस्ट। तो अगर ये चेंजेस किए गए, ऊपर हमने पढ़ा था एजुकेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल को शिफ्ट किया गया, उसके साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वेट एंड मेजर्स, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को भी शिफ्ट किया गया था कंकरेंट लिस्ट में। सेकंड पॉइंट, द वर्ड सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी एडेड इन द प्रियम्बल, मतलब कि इसके इस अमेंडमेंट के द्वारा जो है सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। थर्ड पॉइंट, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन पार्ट 4, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो भी इसी अमेंडमेंट के तहत जो है पार्ट 4A में ऐड की गई थी। फोर्थ पॉइंट है, टेन्यूर ऑफ द लोक सभा एंड द स्टेट असेंबलीज वॉज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर, मतलब कि जो टेन्यूर होता था लोकसभा और स्टेट असेंबली का, जो उनका टेन्यूर था उसको जो है 1 साल से बढ़ा दिया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। अब जो ऊपर क्वेश्चन में बाकी के ऑप्शन थे, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963, उसमें गाइस ये रिलेटेड है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ऐसे ही 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो है वो रिलेट करता है एबोलिशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी एंड प्लेस इन अ न्यू आर्टिकल 300A एज अ ऑर्डिनरी लीगल राइट। मतलब जाइए जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1978, उसमें क्या चेंजेस किए गए, जो हमारा फंडामेंटल राइट था मतलब कि मौलिक अधिकार था जो था प्रॉपर्टी का, उसको जो है हटा दिया गया। अब प्रॉपर्टी जो है हमारा मौलिक अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट नहीं था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद से, उसको जो है प्लेस कर दिया गया आर्टिकल 300A में एज अ ऑर्डिनरी लीगल राइट। तो गाइज आई थिंक पेपर से आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि जो है जो हमारा राइट फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी का वो कौन से अमेंडमेंट के तहत जो हटाया गया था। ये तो सब बच्चे पढ़ के जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है जब उसको हटाया तो उसको कौन से आर्टिकल में शिफ्ट किया गया। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है कि उसको बाद में हटा के जो है आर्टिकल 300A में जो है शिफ्ट किया गया। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाना कि जब हमारा फंडामेंटल राइट हटाया गया तो उसको जो है बाद में आर्टिकल 300A में जो है शिफ्ट किया गया एज अ एज एन ऑर्डिनरी लीगल राइट। अब लास्ट है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये रिलेट करता है फंडामेंटल राइट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि जो हमारा 86 अमेंडमेंट है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ये भी मौलिक अधिकार है किसका, एजुकेशन का। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, द 91st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा। ये है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है, द 91st अमेंडमेंट एक्ट केम इन द ईयर 2003। तो बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
सेकंड ओनली, मतलब कि हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वही सिर्फ करेक्ट है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। जो 91st अमेंडमेंट एक्ट था हमारा 2003 में आया था, ये बिल्कुल सही है। और हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत इसलिए है क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है 10% ऑफ लोकसभा, ये गलत है। यहाँ पे 15% है ये, तो यहाँ पे 10% गलत है, यहाँ पे 15% होता है। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और डिटेल में। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 relates to the anti-defection law and restricting the size of the council of ministers to aid and advise the president। तो हम ऊपर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। जो 91st अमेंडमेंट एक्ट है वो 2003 में आया था और ये जो है रिलेट करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से और जो है साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में ये बताता है। अब गाइस जो ये इतना पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक इसको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो गाइस 91st अमेंडमेंट एक्ट है जो हमारा, ये कहता है कि जितनी भी हमारी स्टेट्स में विधानसभा है, जो हमारी स्टेट में हर स्टेट में विधानसभा होती है, तो उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो लोकसभा के 15% से 15% जो रहेगा लोकसभा का, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यूपी जो एक विधानसभा है, यूपी की जो विधानसभा है उसमें मान लीजिए 400 कुछ सीट्स हैं और 91st अमेंडमेंट एक्ट ये बोल रहा है कि जो यूपी में से जो लोकसभा में चुन के मेंबर आएंगे वो जो है लोकसभा की सीट का 15% ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब कि लोकसभा में जो है आई थिंक 550 या 543 जो है सीट्स हैं उनका 15%, ये अराउंड आएगा 80 कुछ का अराउंड आएगा। हम राउंड फिगर में 80 मान लेते हैं कि जो लोकसभा में है उसका उसकी सीट्स का 15% है वो है 80। तो बोला है कि जो स्टेट में से जो मेंबर चुन के आएंगे लोकसभा में वो 80 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब मान लीजिए यूपी में जो है 400 सीट्स है विधानसभा में, अब उसमें से हमें जो है सिर्फ 80 लोगों को सिलेक्ट करना है और कहाँ पे भेजना है, लोकसभा में, क्योंकि बोला गया है कि 80 से जो है ऊपर नहीं आएंगे, 15% से ऊपर नहीं आ सकते लोकसभा की सीट्स में जो। तो हमने मान लिया 80 मान लिया 15%, तो हम जो यूपी में से जो है 80% 80 लोग हैं उनको हम चुन के लोकसभा में भेज देंगे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, मतलब जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी हम 80 के अंदर इंक्लूड करेंगे। उनको हम जैसे 80 तो हमने चुन लिए और फिर अलग से उसको सीएम को जो है इंक्लूड कर रहे हैं वो नहीं होगा। 79 होंगे मिनिस्टर्स होंगे और 80 जो होगा वो होगा चीफ मिनिस्टर। तो उसको हम जो है हम लोकसभा में चुन के भेज देंगे। अब क्या हुआ, अब हर स्टेट में जो है गाइस सीट से अलग अलग होती है। यूपी में 400 हो गए, गुजरात में 190, ऐसे कुछ करीब हर स्टेट में अलग अलग होती है। बट जो हमारी छोटी छोटी स्टेट्स हैं जैसे सिक्किम, मिजोरम और गोवा, इनमें जो सीट्स है वो बहुत ही कम है। जैसे सिक्किम में है 32, मिजोरम में है 40 और गोवा में भी जो है वो है 40। अब क्या बोला गया था कि लोकसभा का 15% वो होता है 80, बट 80 सीट्स है ही नहीं इनके पास। तो इनके पास कितनी है 32। तो इनमें क्या बोला है, इनमें से जो है सिर्फ 12 मेंबर्स जो है चुनकर लोकसभा में भेजे जाएंगे। सिक्किम में है 32 सीटें हैं, उनमें से सिर्फ 12 मेंबर, मिजोरम में 40 सीटें उसमें से भी 12, गोवा में जो है 40 सीटें उसमें से भी सिर्फ 12 लोग ही चुन के आएंगे, क्योंकि ये सीट जो स्टेट्स हैं ये बहुत छोटी है और इनमें जो विधानसभा है उनमें सीट्स भी बहुत कम है। तो ये तक है हमारा जो पॉइंट था मैंने समझा दिया आपको। अब नीचे पढ़ते हैं। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो स्टेट्स that the person who is disqualified under anti-defection law shall not be appointed as a minister or nor hold and a remunerative political post from the time of disqualification। मतलब कि बोला गया है अगर 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत किसी पर्सन को जो है डिस्क्वालीफाई किया जाता है अंडर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, तो वो ना तो कोई जो है मिनिस्टर की पोस्ट ले सकता है और ना ही उसको कोई कहीं का मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है जब तक उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है वो चल रहा है। जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड ओवर होगा, अगर वो री इलेक्ट करके दोबारा से आता है तो उसको जो है एक मंत्री का जो है सीट दी जाएगी। जब तक उसका जो टेन्योर चल रहा है डिस्क्वालिफिकेशन का, जब तक वो किसी भी ना तो पॉलिटिकल सीट पे और ना ही कोई मंत्री मंत्री पे नहीं बैठ सकता। तो यार ये था हमारा 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर विच आर्टिकल। मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम कौन से आर्टिकल के द्वारा जो है अमेंड कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 368 के द्वारा जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर मुझे एक लाइन जो है लास्ट की वो इंपॉर्टेंट लगी। शायद इसमें जो है आपसे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई लास्ट लाइन में क्या लिखा है, जो प्रोसीजर होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का वो अलग होता है, और एक जो प्रोसीजर होता है एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को
लेजिस्लेशन का अमेंड करने का वो अलग होता है। तो आपसे शायद पेपर में ये पूछ ले, स्टेटमेंट में ये लिखा हो कि जो प्रोसीजर होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का और एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को अमेंड करने का वो सेम होता है। आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिया तो वो स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि जो इनके दोनों के प्रोसीजर होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। Fourth question: which of the following words were added in the preamble of the Constitution by 42nd Constitutional Amendment? 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थ्री। ये हम ऊपर क्वेश्चन फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को जो है यहाँ पे जोड़ा गया था। एक इसमें इंटीग्रेटिव भी जोड़ा गया था, बट हमारे ऑप्शन में जो है सिर्फ दो ही दे रखे हैं, तो हम आंसर लगाएंगे फर्स्ट और थ्री, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। अब पढ़ते हैं इसके बारे में और। अ प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशंस कोर philosophy and objectives. After judgment in the Keshwagandha Bharti case, it was accepted that the preamble is part of the constitution. तो गाइस हमारा केशवगंधा भारती केस हुआ था, उससे पहले जो हमारे जो प्रियम्बल था उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाता था, बट बाद में जब केशवगंधा भारती केस हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारा प्रियम्बल है वो भी एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। थर्ड लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड वंस एंड socialist, secular and integrity was added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 during the emergency era। मतलब कि जो हमारा प्रियम्बल है वो अभी तक सिर्फ एक ही बार जो है उसको अमेंड किया गया है, उसमें बदलाव किए गए हैं। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, जब हमारे यहाँ पे ड्यूरिंग इमरजेंसी एरा, जब इमरजेंसी लगाई गई थी, जब जो है हमारे पहली बार जो है प्रियम्बल को जो है अमेंड किया गया था, और उसमें जो है तीन नए वर्ड जोड़े गए थे। पहला था सोशलिस्ट, समाजवादी, दूसरा सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा इंटीग्रिटी, ईमानदारी। ये तीन वर्ड्स जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट के तहत। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन: which among the following below constitutional amendment act is not matched correctly? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा अमेंडमेंट एक्ट जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल 45th अमेंडमेंट एक्ट 1985। जो है ये गलत मैच है, क्योंकि जो 45th अमेंडमेंट एक्ट था ये 1980 में आया था, ना कि 1985 में। तो अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और डिटेल में। द कॉन्स्टिट्यूशन 45th अमेंडमेंट एक्ट 1980 ये आया था, मैंने ऊपर बताया गया 1980 में आया था, ना कि 1985 में। द डेट ऑन विच पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू इफेक्ट 25 जनवरी 1980 में जो है ये इफेक्ट में आया था। तो आप इन सब की जो है गाइज डेट याद कर लेना, शायद एग्जामिनर जो है क्वेश्चन में पेपर्स में ये पूछ सकता है। तो गाइज हमारा 45th अमेंडमेंट एक्ट था, उसके द्वारा क्या क्या चेंजेस किए गए थे, उसमें क्या क्या लिखा था। तो गाइज ये लाया गया था हमारा, the act extend the reservation of seats for the scheduled castes and scheduled tribes in parliament and the state assemblies and the representation of Anglo-Indian by nomination for a further period of 10 years। मतलब गाइस जो हमारा 45th अमेंडमेंट एक्ट था 1980 का, इसमें बताया गया था जो रिजर्वेशन था किसका, शेड्यूल्ड कास्ट का और शेड्यूल्ड ट्रिब्स का, उसको जो है एक्सटेंड किया गया था इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज में। और दूसरा क्या गया था, एंग्लो इंडियंस जो होते हैं हमारे, उनका जो नॉमिनेशन था वो जो है बढ़ाया गया था 10 साल के लिए और भी। तो ये जो है मेन काम हुए थे 45th अमेंडमेंट एक्ट 1980 में। आज हमारा दूसरा था हमारा ऊपर ऑप्शन में 64th अमेंडमेंट एक्ट 1990। ये बताता है गाइज इट एक्सटेंड द प्रेसिडेंट्स रूल इन पंजाब बाय 6 मंथ्स। मतलब कि जो ये अमेंडमेंट है इसके तहत जो है जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था पंजाब में, उसको 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया था। थर्ड है 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसके तहत जो हमारी दिल्ली को है वो नेशनल कैपिटल बनाया गया था हमारी इंडिया की। 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है दिल्ली को जो है कैपिटल बनाया गया था इंडिया की। और लास्ट है 100th अमेंडमेंट एक्ट। तो गाइस थोड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि रिसेंटली 2015 में हुआ था। गाइस इसमें बेसिकली क्या हुआ था, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो टेरिटरीज है जो इंडिया के अंडर आती थी, उसमें से कुछ टेरिटरीज जो है इंडिया ने जो है बांग्लादेश को दी थी, बांग्लादेश को ट्रांसफर करी थी। उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, प्रणब मुखर्जी। तो गाइस इस पॉइंट में जो है 100 अमेंडमेंट एक्ट में इतना ही है। तो गाइस ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
सिक्स क्वेश्चन, द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल? भारत का आकस्मिक कोष किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 267 का क्लोज 1 के अंदर जो है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में और डिटेल में। तो गाइस, जो हमारा कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है वो एस्टेब्लिश किया गया था अंडर आर्टिकल 267 के क्लोज 1 के तहत, और ये जो है प्रेसिडेंट के अंडर आता है। तो गाइस, हमारी कॉन्टीजेंसी फंड में मनी होती है, जो पैसा होता है वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा जाता है। जैसे हमें कुछ एकदम से जो है कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, जैसे हमें एकदम से अपनी डिफेंस के लिए कुछ हेलीकॉप्टर खरीदने पड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे हम जो है अपने कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालते हैं। या फिर कोई हमें पेंडिंग लोन है, उसको जल्दी से चुकाना है, तब हम कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से जो है पैसे निकालते हैं। तो गाइस, जो अभी जो है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में जो है करीब 500 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, जो कि चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। और इसको गाइस जो मेंटेन करता है वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कि जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसको जो मैनेज करता है वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, किसके बिहाफ पर? प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। ऐसे ही गाइस हमारा होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट। जैसे ये तो ऊपर वाला था सेंटर का, और एक ऐसे होता है कॉन्स्टिट्यूंसी फंड ऑफ स्टेट, जो किसके अंडर होता है? वो जो गाइस एस्टेब्लिश किया गया था आर्टिकल 267 के क्लोज 2 के तहत, जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये होता है गाइस गवर्नर के अंडर होता है हमारा। कॉन्स्टिट्यूंसी फंड ऑफ स्टेट जो है गवर्नर के अंडर होता है, और कॉन्स्टिट्यूंसी फंड ऑफ इंडिया वो होता है हमारे प्रेसिडेंट के अंडर। और ये 267 के क्लोज 2 के तहत जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये भी गाइस जो फंड होता है ये भी कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम किया जाता है। जैसे कुछ एकदम से एक्सपेंडिचर आ गया या कोई लोन है, ये भी उसी के लिए मेंटेन किया जाता है। और जो इसके अंदर जो पैसा होता है कि वो कितना रखा जाएगा वो डिसाइड किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, कि इसके अंदर जो है कितना पैसा रखा जाएगा। और जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया था उसमें कौन मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट वो मैनेज किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। तो guys, ये तो हमारा 6 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। Seventh question, which one of the following articles of the Constitution of India protects a person against double jeopardy? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 20। अ पार्शियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल jeopardy इज अ फंडामेंटल राइट। तो गाइस, ये हमारा डबल jeopardy से प्रोटेक्शन करना ये हमारा एक तरह का फंडामेंटल राइट है, जो बताया गया है अंडर आर्टिकल 20 के क्लोज 2 में। तो गाइस, ये हमारा जो है आर्टिकल है, ये क्या बोलता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस टाइम। मतलब कि किसी आदमी को एक ऑफेंस के लिए जो है एक से ज्यादा बार जो है उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती, ना कि मुकदमा चलाया जा सकता। तो गाइस, ये हमारा 7th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन, which one of the following articles were defended by Dr. B. R. Ambedkar on the plea that it would be used as a matter of last resort? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो गाइज, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 356। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 356 के बारे में। तो गाइस, हमारा आर्टिकल 356 है, ये बताता है स्टेट दैट द प्रेसिडेंट रूल। मतलब कि जो आर्टिकल 356 है ये हमारे प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है। कैन बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट, जो कि किसी भी स्टेट पे जो है लागू किया जा सकता है टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। मतलब गाइस, प्रेसिडेंट रूल जो है कब लगाया जाता है? किसी भी स्टेट पर जब लगता है कि जो स्टेट है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, अब जो है सेंटर को मतलब कि प्रेसिडेंट को जो है उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, तब जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। इसके दो तरीके से कैसे लगाया जाता है। अगर जो स्टेट का गवर्नर है ये वो प्रेसिडेंट को कह दे कि जो इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर है वो स्टेट को नहीं संभाल पा रहा है, तो जब जब जो है हम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें जो है स्टेट अकेला जो है नहीं संभाल सकती स्टेट को, और उसको सेंटर को जो है इंटरफेयर करना पड़ेगा, तब उस टाइम पे जो हम उस स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो ये है गाइस हमारा आर्टिकल 356। अब बढ़ते हैं अपने आर्टिकल 352 के बारे में। तो गाइस, जो 352 है हमारा आर्टिकल, वो बताता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी के बारे में।
आर्टिकल 352 के तहत जो है हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं हमारी कंट्री में। नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाती है गाइज? जब जो है प्रेसिडेंट को लगे जो हमारी कंट्री है बहुत ही बड़े खतरे में है, जैसे कोई वॉर हो गई है या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर कोई आर्म्ड रिबेलियन हो गई है। उस टाइम पे जो हम प्रेसिडेंट है हमारा वो आर्टिकल 352 का यूज करके नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 359 के बारे में। तो गाइज हमारा आर्टिकल 359 है, ये बताता है कि द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। मतलब जो गाइज ये बताता है आर्टिकल 359 ये बताता है हमारी जितनी फंडामेंटल राइट है वो जो है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हम उस उन जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट है उसके लिए जो है कोर्ट में केस नहीं कर सकते, सिर्फ दो फंडामेंटल राइट को छोड़कर, जो कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में बताया गया है। आर्टिकल 20 में बताया गया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, और आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर गाइस हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो जो आर्टिकल 20 है और 21 है उनको छोड़कर हम जो है और किसी फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते, ये बताता है हमारा आर्टिकल 359। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल 368। ये बताता है गाइज गिव द पावर टू द पार्लियामेंट, ये जो है पार्लियामेंट को पावर देता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। मतलब कि जो आर्टिकल 368 के तहत जो है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को जो है चेंज कर सकती है या फिर उसमें उसके प्रोसीजर में कोई चेंज कर सकती है। तो ये तो हमारा 8th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 9th question. Which article of the Indian Constitution mentions that election to both the House of the People and to the legislative assemblies of states to be held on the basis of adult suffrage? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं दोनों के चुनाव होने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 326 के अंदर ये बताया गया है। तो गाइस पहले मैं बता देता हूँ आपको अडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है। गाइस अडल्ट सफरेज का मतलब ये होता है कोई भी इंसान जो 18 साल का हो चुका है या फिर उससे ऊपर का, वो चाहे किसी भी धर्म से हो या किसी भी जाति से, चाहे जितना अमीर हो चाहे जितना गरीब हो, उन सबको जो है वोट डालने का अधिकार है। इसको ही कहते हैं गाइस अडल्ट सफरेज। अब इस का आंसर के बारे में वो डिटेल में पढ़ते। तो गाइस तुम्हारा पार्ट 15 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है किससे? इलेक्शन से, और एस्टेब्लिश करता है इलेक्शन कमीशन को। कब? 25 जनवरी 1950 में, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी। यह पार्ट 15 के तहत होता है। और जो आर्टिकल हमारे आर्टिकल है 324 से लेकर 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो डील करते हैं पावर्स, फंक्शंस, एलिजिबिलिटी, टेन्योर एटसेट्रा ऑफ द कमीशंस एंड द मेंबर। मतलब कि जो आर्टिकल 324 और 329 है, 324 से लेकर 329 तक, ये सारे डील करते हैं पावर, फंक्शन, एलिजिबिलिटी, टेन्योर किसकी? कमीशंस एंड मेंबर्स की। तो नीचे मैंने सारे जो है आर्टिकल जो है 324 से लेकर 329 के बारे में लिख दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है आप इन सभी को जो है पढ़ ले, ये सारे के सारे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनमें से आप देख सकते हैं ऊपर भी एक क्वेश्चन भी आया है, तो आप प्लीज़ इनको पढ़ लीजिए। तो ये तो हमारा गाइस 9th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन, राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज गारंटेड अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार की गारंटी है संविधान के किन अनुच्छेद के तहत? तो गाइस अगर मैं ये कहूँ आज की वीडियो का सबसे मुश्किल क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है 10th क्वेश्चन, कि राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई आर्टिकल है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसीलिए जो है आधे ज़्यादा बच्चे जो है इसका आंसर ऑप्शन डी देख के नन ऑफ द अबव लगाकर आएंगे। बट इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। अब बताता हूँ इसका गाइज कारण क्या है आर्टिकल 21। अगर आपने आर्टिकल 21 अगर पढ़ा हो तो आपने तो आर्टिकल 21 में ये पढ़ा होगा कि इसमें ये लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो फिर राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट कैसे सही आंसर है इसका? तो गाइस आप ढंग से सोचें, जो हमारा आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ भी जो है गाइस इंटरलिंक है राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। अगर ये लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जो हमारा पोल्यूशन है वो भी तो हमारी लाइफ के लिए एक हार्मफुल है ना। पोल्यूशन से जो है कई लोग मर जाते हैं। तो ये जो है गाइस एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को ऐसे ही घुमा फिरा के लिखता है ताकि आप जो है कंफ्यूज हो जाए और आप आंसर जो है गलत टिक करके आए। राइट टू लाइफ का मतलब यही तो है कि हमें अपनी लाइफ को बचाना है। तो राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट का मतलब यही हुआ
कि हमें जो है किसी पॉल्यूशन से जो हमें खतरा होता है, इसलिए हम जो है किसी भी कंपनी पे केस कर सकते हैं आर्टिकल 21 के तहत कि हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। तो आप जो है आपकी कंपनी से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आता है तो आप इसको बंद करें। तो यही जो है क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आएगा और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के। ऐसे ही एग्जामिनर जो है घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है और हम जो है आंसर गलत टिक करके आते हैं। तो गाइज वो था हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।